नमस्कार। आज हम लोग जिनसे मिलने वाले हैं वो हमारे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो आइए हम लोग मिलते हैं हमारे ब्लॉक के बीईओ डॉक्टर सत्यप्रकाश यादव जी से और उनसे सुनते हैं कि उन्होंने अपने जो अभी तक की उनकी जो यात्रा रही है उसमें उन्होंने किन किन चीज़ों का सामना किया। यहाँ हमारे ब्लॉक में जिस तरह का बदलाव हुआ है, जिस तरह का बदलाव हम लोगों ने देखा है मिशन प्रेरणा से संबंधित या प्रेरक ब्लॉक से संबंधित, उन पर हम लोग उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, उनके विचार सुनते हैं। तो सर, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप बस थोड़ा सा अपने बारे में हम सभी को बताएं। जी जी जरूर। हमारा नाम डॉक्टर सत्यप्रकाश यादव है। मूलतः हम जौनपुर के निवासी हैं और यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर विकासखंड टणियावा हरदोई में पोस्टेड हैं। जी अच्छा सर, आपने सबसे पहले अपनी सर्विस की शुरुआत कहाँ से की थी? सर्विस की शुरुआत कहा जाए तो सबसे पहले हम अध्यापक के पद पे कार्यरत रहे, 6 महीने तक उसमें योगदान दिया। उसके बाद शिक्षक से निरीक्षक परिवार में परीक्षा के द्वारा वहाँ पर योगदान देने का अवसर मिला। तो बलिया से हमारे ये निरीक्षक परिवार के रूप में कार्य करने का एक अवसर मिला। तो बलिया में पहली पोस्टिंग रही। उसके बाद सुल्तानपुर से अमेठी से यात्रा करते हुए हरदोई में आपके साथ हैं। जी, तो बहुत सारे जिले जैसे आपने सर गए हैं, आपने देखा होगा तो आपको बहुत सारी जगह ऐसी मिली होंगी, तो ब्लॉक आपको मिले होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जहाँ आपको बहुत कठिनाइयाँ मिली होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी भी मिली होंगी, कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिली होंगी जिनमें आपको बदलाव करने में बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो कुछ एक आधा हमें ऐसा किस्सा बताइए अपने किसी ब्लॉक का जहाँ पर आपने कुछ ऐसा प्रयास किया जो बिल्कुल अलग था उस समय। जी जरूर। देखिए, ब्लॉक का कार्यालय हमारा शिक्षा विभाग का फेस होता है, किसी भी ब्लॉक का खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय। और यदि हमारा कार्यालय ठीक नहीं रहता है, व्यवस्थित नहीं रहता है, तो हमारे बारे में, हमारे विकासखंड के बारे में, हमारे बेसिक शिक्षा ब्लॉक के बारे में छवि एक बन जाती है लोगों के दिमाग में कि ये ब्लॉक का ये बिल्डिंग ऐसी है तो ऐसे ही कुछ होगा। जी, बिल्डिंग ऐसी है तो सर ऐसे ही स्कूल भी होंगे। जी जी जी। तो उसमें अब अगर हम संस्मरण के रूप में आपको बताएं, सुल्तानपुर में जब हम जगदीशपुर में कार्यरत थे तो वहाँ पर जो हमारा कार्यालय था, कार्यालय के बगल मार्केट में ही कार्यालय था। लोग वहाँ पर गंदगी करते थे, टॉयलेट करने चले आते थे और हमारे ही गेट के सामने से जाते थे और बात करने पर लगता था कि झगड़ा कर लेंगे स्वयं से ही। तो पुलिस का सहयोग लेकर के हमने सबसे पहले वहाँ पे एक इको फ्रेंडली बीआरसी बनाने का प्रयास किया और वहाँ पर कोई वृक्ष नहीं थे और वहाँ पर एक शिक्षक पार्क बना करके हमने एक शुरुआत की थी। और उस शुरुआत का असर ये रहा कि वहाँ से हमने जो सीखा हरदोई में आकर के उसको हमने मूर्त रूप बहुत कम समय में दिया। अब अगर हम हरदोई टणियावा बीआरसी की बात करें जहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हमने ज्वाइन किया तो बीआरसी भवन से लेकर के परिसर तक पूरी तरह से जैसे लगता था मोनोटोनस था, आकर्षक नहीं था, लगता था कि एक वीरान और उजड़ा सा बगीचा बैठा हो। तो हमने प्रयास किया कि हमारे गुरुजन आते हैं, हमारी बहनें आती हैं, शिक्षिका बहनें आती हैं, हमारा बीआरसी भवन तो आकर्षक था ही नहीं, साथ में जो सौंदर्य प्रसाधन के जो व्यवस्थाएं होती हैं पूरी तरह से उध्वस्त थी। समरसेबुल तक नहीं था, टॉयलेट चौक थे, दरवाजे नहीं थे। ऐसी स्थितियों में हम लोग मीटिंग भी बुलाते हैं और जब नहीं आता है कोई शिक्षक साथी हमारा, कोई शिक्षिका बहन, तो हम लोग पनिशमेंट के भी दायरे में ले जाने का प्रयास करते हैं, जबकि हम अपनी खुद की व्यवस्था नहीं बना पाते हैं। तो ये प्रयास आपके साथ में यहाँ टीम टणियावा के रूप में हमने करके देखा कि यहाँ पे अब एक सुंदर बीआरसी, स्मार्ट बीआरसी, इको फ्रेंडली बीआरसी मूर्त रूप ले चुका है। जी, मतलब सर जैसे कि अगर आप जब यहाँ हरदोई में आप आए, आपने जैसे ब्लॉक में जब ज्वाइन किया तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, लेकिन आपको जैसे कुछ अपनी टीम का सहयोग भी मिला, जो आप कहते हैं ना अपनी टीम टणियावा, तो इसका सहयोग भी मिला। और आपने जो इस समय हमारी बीआरसी जो दिख रही है, हमने बाहर भी देखा जिस तरह से, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें बहुत सारा बदलाव भी हुआ है। तो क्या सहयोग भी आपको मिला, यहाँ से आपको सपोर्ट भी मिला लोगों से, हमारे टीचर्स से? तो उसके बारे में बताइए, आपने किन किन लोगों से सहयोग करके जो इस बीआरसी को इतना ज़्यादा बदलाव लाया आप यहाँ पे? जी, ये बहुत सही सवाल है और बहुत प्रासंगिक सवाल है। इसलिए बहुत प्रासंगिक है कि पूरे प्रदेश में, केवल हमारे बीआरसी की बात नहीं, पूरे प्रदेश के बीआरसी में अभी तक मात्र 80,000 रुपये वार्षिक आता था, जिसके आधार पर सामान्य कार्य व्यवस्थित किए जा सकते थे। परंतु बिल्डिंग के सापेक्ष अगर कोई सोच रखे कि हम इसको सुंदर बना लें तो संभव नहीं था। हालांकि अब इस साल से कुछ पैसे आए हैं जिससे सुंदरीकरण किया जा सकता है, लेकिन हम लोग पहले के परिवेश की बात कर रहे हैं, इसलिए
उस समय नहीं था। तो उस समय हम अपने ब्लॉक में अपने शिक्षक साथियों के साथ इस पर चर्चा किया कि अपना बीआरसी जो सबका बीआरसी है, हम लोग तो प्रवासी होते हैं, एक तरह से आते हैं, साल 2 साल रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये सुंदर बीआरसी बनेगा तो ये जो छवि बनेगी तो आप लोगों की छवि बनेगी। और ये प्रस्ताव रखा कि आप लोग अगर सहयोग करें, उसमें हम भी सहयोगी रहेंगे, तो हम एक सुंदर बीआरसी का सपना साकार कर सकते हैं। सभी साथियों ने, शिक्षक साथियों ने सहयोग किया और उसके सापेक्ष बिल्डिंग में बहुत बड़ा कायाकल्प करते हुए यहाँ पर ध्वजारोहण पार्क, शिक्षक चबूतरा, बेटी वाटिका से लेकर के सुंदर गार्डन और बागवानी का पूरा रूप जो मिला है, ये पूर्णतः शिक्षकों के सहयोग से हुआ है। इसमें कोई विभागीय योगदान नहीं है, कोई विभाग का पैसा नहीं लगा है जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें और भी ब्लॉक में देखी, आपने बहुत सारे नवाचारों का भी आपने यहाँ पे शुरुआत की, चाहे वो आपकी ब्लॉक की पत्रिका हो या और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से नवाचार आपने यहाँ पर अपने ब्लॉक में शुरू किए हैं। वैसे हम मानते हैं कि शिक्षा की बात अगर की जाए तो शिक्षा जीवन की शुरुआत के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि शिक्षा जीवन की शुरुआत नहीं, बल्कि शिक्षा खुद एक जिंदगी है और इसके द्वारा बहुत सारी जिंदगियों में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके सपनों को साकार किया जा सकता है। तो इसी संकल्पना को साकार करने के लिए कुछ नवाचारी प्रयास हम लोगों ने किया अपनी टीम टणियाओं के साथ मिलकर के, अपने गुरुजनों के साथ मिलकर के, जिसमें आपने जैसा कि चर्चा किया कि अपने यहाँ से एक बाल पत्रिका, बाल प्रहरी के नाम से निकलती है टणियावा की पत्रिका, और ये संभवतः अपने ही विकासखंड में हमारे यहाँ से ही चालू हुआ है। इससे पहले भी हम जिस ब्लॉक में रहे हैं अलग अलग नामों से, जैसे जब हम जगदीशपुर अमेठी में थे तो वहाँ पर अलग नाम था, फिर हम संग्रामपुर में गए, अमेठी में ही, तो वहाँ शिक्षा क्रांति नाम थी, उससे पहले उद्गार पत्रिका थी। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर बाल प्रहरी नाम से एक पत्रिका चालू किए, और पत्रिका का मुख्य मकसद होता है कि हमारे विभिन्न विद्यालयों में जो दूरस्थ विद्यालय होते हैं और गुरुजी अपने अपने प्रयासों से वहाँ पे शानदार प्रयास करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन्हें समाज के सामने लाया जाए और लोगों को इंस्पिरेशन के लिए उसको प्रस्तुत किया जाए। ये एक तो पहला हो गया हमारा नवाचार कि हम किसी भी ब्लॉक में जाते हैं तो एक वहाँ की ब्लॉक पत्रिका का प्रकाशन अनिवार्य रूप से करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, चूंकि हम शिक्षक और अभिभावक और बच्चों को लेकर के हमारी योजना चलती है, हमारा अभियान चलता है, तो एक शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी हमारे मुख्य एजेंडे में रहता है कि हम संवाद कैसे स्थापित करें शिक्षक और अभिभावक में, जिससे कि बच्चा हमारा नियमित रूप से विद्यालय में आए और उसका लाभ ले पाए, शिक्षा के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन आए। दूसरा, अब तो समय से किताबें आने लगी हैं, लेकिन इससे पहले समय से शासन द्वारा किताबें भी नहीं मिल पाती थी, तो हम लोगों ने एक विषय वस्तु आधारित फोल्डर का भी प्रकाशन करवाया था, जिसके द्वारा विभिन्न विद्यालयों में जहां पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, किताबें नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमारा फोल्डर पहले से पहुंच करके वहां पर एक पाठ्यक्रम उपलब्ध करा देता था कि इस क्लास में इस विषय के लिए ये चीज़ें पढ़ाई जानी है, जिस पे हम लोग काम प्रारंभ कर देते थे। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हम लोग करके एक नया और बड़ा प्रयास करते हैं कि परिवर्तन का आए। इसके अलावा भी जैसे आप मिशन प्रेरणा से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप इस समय अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो सर, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब जैसे हमारी ये मिशन प्रेरणा की शुरुआत हुई, तो जब ये कहा गया कि कौन अपने ब्लॉक को सबसे पहले प्रेरक ब्लॉक बनाएगा, तो आपने क्या सोचा सर कि हम अपने ब्लॉक को सबसे पहले प्रेरक ब्लॉक बनाएं? आपने अपने आप को सबसे पहले नॉमिनेट किया, तो आपने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा अपनी टीम के बारे में, अपने बारे में। आपके मन में ये जरूर आया होगा कि कुछ चुनौतियां भी आएंगी मेरे सामने, लेकिन हमें उन चुनौतियों से कैसे निपटना, एक योजना आपके दिमाग में होगी, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं कि क्या क्या दिक्कत आएगी, कैसे हम उसको फेस करेंगे। तो इसके बारे में भी सर थोड़ा बताइए कि जब आपने अपने ब्लॉक को नॉमिनेट किया प्रेरक ब्लॉक के लिए, उस समय क्या सोचा था आपने? ठीक है, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है और समय के सापेक्ष साबित करने वाला प्रश्न है, इसलिए इस पर विशेष रूप से योजना की जरूरत होती ही है। वैसे हमारा मानना है कि एक सपना और एक लक्ष्य के बीच में एक शानदार योजना अगर आपके पास है तो वो सपना आपका लक्ष्य में बदल जाता है और आप सपने को साकार कर सकते हैं जी। और ये सपना देखने का जो जज्बा हमारे अंदर आता है, तो हम अपने आसपास के जो हमारी टीम होती है, हमारी अध्यापकों की फौज होती है, और जिसे हमने टीम टणियावा नाम दिया, एक यूनिट भावना को दिखाते हुए, एक दूसरे को जोड़ते हुए, तो हमें अपने टीम पर, चूंकि इसके पहले भी बहुत सारे कारनामे हम लोगों ने ऐसे किए थे मिलजुल करके,
जिसमें हम लोगों ने सम्मिलित प्रयास के द्वारा उसे सफल भी किया, साकार भी किया। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम एनर्जेटिक है और हम उसके बल पे अपने इस सपने को जरूर जिएंगे और आने वाला समय जो मार्च 2022 टारगेट दिया गया है उसके पहले ही हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय परिस्थितियां थोड़ा अनुकूल नहीं हैं, बच्चे हमसे दूर हैं, बावजूद उसके हमारी माइक्रो प्लानिंग चल रही है कि हम लोग उसके बावजूद भी कैसे ई पाठशाला के द्वारा अपने बच्चों को अपडेट रखें। जितना संभव हो पा रहा है हमारे पास प्रशिक्षक जो हमारे हैं, हमारे गुरुजी लोग जो हैं विद्यालयों में, उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। समय का इंतजार केवल है कि बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, हम अपने सपने को, लक्ष्य को अपना साकार करके ही रहेंगे। जी अच्छा, इसके लिए सर कभी कभी आप टीचर्स के साथ में जुड़ते भी होंगे, उनका मनोबल भी बढ़ाते होंगे, क्योंकि ये जैसे आपने कहा ना, प्रेरक ब्लॉक बनाने का जो सपना है वो हम सभी का होता है, जो भी एक टीम से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो कभी कभी मोटिवेट करने की ज़रूरत भी पड़ती होगी, ऐसा भी होता होगा? एकदम मोटिवेट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सभी साथी एक समान नहीं होते हैं, सभी लोग एक तरह से सोच नहीं सकते हैं, सभी लोगों का ऊर्जा लेवल अलग अलग होता है, सभी लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। लेकिन लक्ष्य हमारा जब होता है कि हम अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाएं, तो अगर एक भी विद्यालय हमारा छूटा रह जाता है तो हमारे लिए वो समस्या होती है, और उस समस्या को समाधान करने के लिए हमारे पास मात्र एक विकल्प होता है, हम उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में और एक माइक्रो प्लानिंग उनको हम प्रस्तुत करें। इसके लिए हमारे साथ जो हमारे ARP साथी हैं, हमारे शिक्षक संकुल परिवार के साथी हैं, ये सभी लोग, हम सभी अध्यापकों से हमने कह दिया है कि हम लोग जब जाते हैं तो आपका निरीक्षण करने नहीं जाते हैं, आपका मार्गदर्शन करने जाते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जाते हैं, आपको अनुपस्थित या फिर आपके लिए समस्या पैदा करने के लिए नहीं जाते हैं। ये विश्वास जीतने का प्रयास हमारा जब होता है तो अध्यापक हमसे जुड़ता है और उसका भी मनोबल बढ़ता है कि जब सब लोग कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये भावना जब अध्यापक के मन में आ जाती है तो वो हमारा दूरस्थ विद्यालय का वो हमारा अध्यापक जो थोड़ा सा डिमोटिवेट था या फिर लग रहा था कि कठिन काम है, वो भी मोटिवेट हो जाता है। जी अच्छा, जैसे ये तो सर हो गई कि आप जैसे अध्यापकों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, लेकिन कभी कभी सर ऐसा हो जाता हो कि परिस्थितियाँ कभी कुछ ऐसी हो जाती होंगी कि आपको खुद कभी लगता होगा कि ये काम थोड़ा सा कहीं पर भी निराशा आती होगी या मन में ये भावना आती होगी कि ये काम कैसे हो पाएगा, वहाँ पर आप खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं सर? जी इस तरह के प्रश्नों का सवाल का जवाब हम तो वहीं से देते हैं। हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब किया कहा करते थे कि जो फेल शब्द होता है, लोग कहते हैं कि फेल हो गया तो बड़ा निराशा वाला भाव आ जाता है, लेकिन उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो वो कहा करते थे कि फेल का एक हमारे द्वारा जो इजाद किया गया है, कलाम साहब के द्वारा जो इजाद किया गया है उसका फुल फॉर्म, उन्होंने कहा कि फेल कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे जीवन को समाप्त करता है या फिर जीवन में निराशा भर देता है, बल्कि फेल को फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग के रूप में उसको लेना चाहिए कि पहला प्रयास था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अगली बार हम और डबल एनर्जी के साथ काम करेंगे और अपने मिशन को हासिल करके ही रहेंगे। इसलिए भी हमारे जीवन में ये निराशा शब्द इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम जानते हैं किसी काम को करेंगे तो मन से करेंगे, लगन से करेंगे, या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे। जी अच्छा, कुछ सर ऐसा भी होगा ना कि हमारे जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, तो आपके जीवन में भी कुछ व्यक्ति होंगे ऐसे जिनको आप अपना आदर्श मानते होंगे, उनके विचारों पर आप चलने की कोशिश करते होंगे, तो आप उनके बारे में अगर कुछ बताएंगे हमें? एकदम, हमारे प्रथम गुरु के रूप में हमारे पिताजी स्वयं रहे, वो हमें पढ़ाए हैं और उनको ही हम आदर्श मानते हैं। लेकिन प्रभावित हम APJ अब्दुल कलाम साहब से उनको काफ़ी पढ़ते हैं, और ऐसे व्यक्ति को पढ़ने में जो अखबार बेच करके सर्वोच्च सम्मान हासिल करता है, तो वास्तव में ऐसे व्यक्ति को आदर्श बनाने में खुद को ऊंचाई मिलती है। और APJ अब्दुल कलाम साहब के कुछ जो हमारी पंक्तियां होती हैं, कहते हैं कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। कर्मयोगी भूमिका की तरफ उनका इशारा रहा करता था, और ये भी वो कहा करते थे कि हम लोग ऐसी सोच रखते हैं सामान्यतः अमूमन हर भारतीय या हर नागरिक, हर व्यक्ति, कि हमारे अकेले करने से क्या होगा, लेकिन वहीं हम लोग रोज जब सुबह सो के उठते हैं तो एक सूरज को देखते हैं, अंधेरे को कैसे काट छांट करके अकेले ही दूर कर देता है और प्रकाश फैला देता है। तो एक सूरज अकेले ही सारी समस्याओं का समाधान वहां करता है, तो एक व्यक्ति भी वहां पर अपनी समस्याओं को अपने अंदर ऐसा आत्मविश्वास जगा करके अपने व्यक्तित्व को विराट बना करके पूरे समाज का मार्गदर्शक बन सकता है। आपकी बात सुन के सर बहुत अच्छा लगा, और हम लोग सब लोग इन सब चीज़ों से बहुत ही मोटिवेट होते हैं, चाहे हमारे अब्दुल कलाम जी हों, जैसे आपने बताया वो आपके आदर्श हैं,
तो जैसे आपने जो मिशन प्रेरणा इस समय हमारी चल रही है, या आपने जो प्रेरक ब्लॉग बनाने का जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए भी जैसे आप कार्य तो कर ही रहे हैं, आपके मन में और भी कुछ योजनाएं होंगी, कुछ आपके विचार होंगे, ताकि हम अपने ब्लॉग को जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंचा सकें जहां हम लोग उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें भी कुछ थोड़ा सा बताइए सर कि क्या आपने सोच रखा है इसके लिए कि कैसे हम अचीव करेंगे अपने प्रेरक ब्लॉग बनाने का सपना। जी, वैसे शिक्षक का जो दायित्व होता है विद्यालय में पढ़ाने का कार्य होता है, और मिशन प्रेरणा एक नया कॉन्सेप्ट, नया शब्द है, आपके बीच में ज़रूर आया, लेकिन इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग नहीं करते थे। इसमें वे सारी चीज़ें हैं जो हम नियमित रूप से अपने विद्यालयों में किया करते थे। कुछ हमारे बेसिक शिक्षा की छवि जनमानस में इस तरह से गई कि इसे व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से एक साथ पूरे प्रदेश में लॉन्च करने की ज़रूरत महसूस हुई कि हम लोग अपने इस बेसिक शिक्षा को, अपने प्रदेश को और पूरे देश के नक्शे पर एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएँ, जो कि गायब हो चुका था। तो उसमें जो लक्ष्य दिया गया है, मिशन प्रेरणा की बात करें तो मिशन प्रेरणा वहाँ साकार होता है सपना जब हम अपने लक्ष्यों को अचीव करते हैं। और हमारे लक्ष्य इतने आसान से हैं कि यदि उसको कोई देखा जाए, कोई देखेगा तो लगेगा ही नहीं कि आपको कोई लक्ष्य दिया गया है या फिर कोई कठिन टारगेट दिया गया है। चाहे हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य आप देखें, चाहे गणित का देखें, तो उसमें आप जो भी चीज़ें देखेंगे, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अगर हिंदी का हम लोग देखें तो 5 शब्द अगर निर्धारित सूची से बच्चा पहचान ले रहा है तो वो बच्चा आपका प्रेरक बच्चा हो गया। वो क्लास अगर सारे बच्चे सीख लिए हैं, पहचान ले रहे हैं, तो वो आपका क्लास जो है प्रेरक क्लास हो गया, और गुरुजी प्रेरक गुरुजी हो गए। तो इस तरह के छोटे छोटे, जैसे दूसरा है कक्षा 2 में अगर हम लोग जाते हैं तो 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से अगर पढ़ ले रहा है बच्चा, तो ये टारगेट कहीं ना कहीं से हम इस तरह इशारा कर रहे हैं कि ऐसे टारगेट हैं ही नहीं जिसे अचीव नहीं किया जा सकता। हम तो ये मानते हैं कि हमारे ब्लॉक के ज़्यादातर विद्यालयों में स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें हमें अब उसे जोड़ करके उस मिशन को पूर्ण करना है, पूर्णता की तरफ ले जाना है। हमारा मिशन एकदम नज़दीक है, बस केवल इंतजार है, समय का इंतजार है बच्चों के साथ जुड़ करके उनका मूल्यांकन करने का। उसके बावजूद भी ई पाठशाला चतुर्थ चरण के इस फेज में हम लोग ई पाठशाला की जो संभव हमारे संसाधन हैं उसके द्वारा हम लोग अपना प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा प्रेरणा लक्ष्य और मिशन प्रेरणा का जो ये सपना है, एक तरह से हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा एक जो भागीरथ प्रयास किया गया है बेसिक शिक्षा के कायाकल्प का, बेसिक शिक्षा के गौरव को बढ़ाने का जो एक प्रयास किया गया है, शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने का जो प्रयास किया गया है, जो सपना देखा गया है, इसके पहले इतने सुनियोजित तरीके से शायद हम लोग नहीं देख पाए थे। नहीं तो ये प्रयास शायद पहले होना चाहिए था, लेकिन विलंब से ही सही बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने भरोसा किया महानिदेशक स्कूल शिक्षा पर। उन्होंने अपनी टीम के साथ, अपने शिक्षकों के साथ लगातार संवाद, जो कि मुश्किल काम होता है, चाहे गूगल मीट के माध्यम से, चाहे जूम के माध्यम से, चाहे इस तरह के हाईटेक व्यवस्था के द्वारा अध्यापकों से डायरेक्ट जुड़ करके उन्हें मोटिवेट करके इस सपने को जीने के लिए जो मोटिवेशन दिया है, तो हम सबका, चाहे हम लोग ब्लॉक लेवल पे अधिकारी हों, चाहे जिले स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी हों, सभी लोगों को अपने अपने पद का वो ज्ञान की गंगा बनना है। अगर उधर से भागीरथ प्रयास किया जा रहा है तो इधर से भी ज्ञान गंगा का जो प्रवाह है अपने अपने स्तर का थोड़ा सा आप लोगों को जीना है, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने माइक्रो प्लानिंग के द्वारा हम लोग इस प्रयास को जी पाएंगे और हासिल करेंगे, ये पूरा भरोसा है हमें। जी सर, मतलब हम लोग जो है अगर मिलके प्रयास करेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये लोग, हम ये सारी चीज़ें अपने विद्यालय में करते भी थे, और ये छोटा जो हम लोगों को टारगेट दे दिया गया है, हम लोग इस पर ज़रूर सफल होंगे। और जो हमारा सबका, आपका, हमारा, हम सभी का जो हमारा प्रेरक ब्लॉग बनाने का सपना है, ये हम लोग ज़रूर पूरा कर पाएंगे, ये हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं। आपको भी आश्वासन देते हैं। और सबसे अंत में हम सर आपसे चाहेंगे कि आप हम सब लोगों को मोटिवेट करते हुए आप एक छोटी सी कविता से हमारे इस वार्तालाप का हम लोग विराम करेंगे। तो छोटी सी आप कविता सर हम लोगों को ज़रूर सुनाएं, ताकि हाँ जी, वहीं से हम फिर पुनः जोड़ते हैं आपको कि जैसा कि हमने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना मिशन प्रेरणा लॉन्च की गई है, जिसके द्वारा भौतिक परिवेश, शैक्षिक परिवेश का कायाकल्प करने का प्रयास चल रहा है और अंतिम चरण में है पूरे प्रदेश में। जी।
और अभी एक सर्वे भी आया था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें अपने यूपी का जो बेसिक शिक्षा में रैंकिंग है वो ग्रेड ए में आ चुका है। अब A++ में हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं कि जहां से फिनलैंड की परिकल्पना की जाती है बेसिक शिक्षा में कि बहुत सुंदर व्यवस्था है वहां पे, तो जहां से हम लोग सीखने का प्रयास किया है उससे आगे जाने का काम करेंगे हम लोग आने वाले समय में। और जो भागीरथ प्रयास शासन के द्वारा, महानिदेशक महोदय के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है, तो उसी से जुड़ी हुई एक कविता है जो हमें ऊर्जा देती है। आप लोगों को भी उम्मीद है पसंद आएगी और उससे मार्गदर्शन भी मिलेगा। और जब कठिन समय आएगा तो लगेगा कि यार ये कविता गुनगुना लेना चाहिए। तो बहुत ही शानदार और प्रासंगिक भी है कि हम लोग अपने इस मिशन को कैसे जिएं और कैसे गांव-गांव में, नगर-नगर में, गली-गली में अपने बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं, हमारे बेसिक शिक्षा के लाभार्थी बच्चे हैं, उन्हें कैसे जगाया जाए। और ये मिशन जो है हर व्यक्ति के बीच में, हर अभिभावक के बीच में, हर शिक्षक के बीच में कैसे पहुंचाया जाए। और ये बेचैनी जो हम कविता के माध्यम से कहने जा रहे हैं, ये बेचैनी हर अध्यापक में, हर अधिकारी में, हर कर्मचारी में होगा। तो निश्चित रूप से मार्च 2022 तक हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना करके और आने वाले समय में फिनलैंड से सुंदर बेसिक व्यवस्था अपने प्रदेश को दे पाएंगे और एक मिसाल और मसाल के रूप में अपने बेसिक का गुणगान सुनने के लिए भी हम लोगों को अवसर मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो तब कहना पड़ता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर नगर में, हर गली में, हर सड़क, हर मोड़ पर, हर नगर में, हर गली में, हर सड़क, हर मोड़ पर हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यही मिशन और यही मसाल जलाने का प्रयास कि हम सब लोग मिलजुल करके अपने प्रदेश को, अपने ब्लॉक को, अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय, प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद बनाते हुए प्रेरक प्रदेश का सपना मार्च 2022 तक अवश्य पूर्ण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखा जिस तरह से सर ने बताया कि मिशन प्रेरणा से लेकर प्रेरक ब्लॉक बनाने तक सर की क्या कार्य योजना है, किस तरह से वो अपने टीचर्स को मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करने के साथ साथ वो इस तरह से लगे हुए हैं कि वो 2022 तक जो उन्होंने सपना देखा है अपनी टीम के साथ में मिलकर, उसको वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो सर मेरी शुभकामनाएं आप सभी पूरी टीम के साथ में हैं, आपके साथ में हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय हम लोगों को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।